हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स इंग्लिश मीडियम में पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ की जो टर्मिनोलॉजी मैंने बायो की यूज़ की है उसको मैं हिंदी में बताऊँगी। आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम शुरू करने वाले हैं सेल से। सेल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि ये क्या है, हम इसके बारे में क्या जानते हैं अभी तक हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है 9, 10, 11, 12 तक के, वो हम देखते हैं। बेसिक पे जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण से जीव जीव कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका एक और यूनिट है लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवित आप किसी चीज़ को कब बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को जीवित कब बोल सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। और निर्जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेल जो है, हम क्या बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर सेल है बॉडी के अंदर, अगर किसी भी चीज़ के अंदर सेल है, तो इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या कर सकती है, वो चीज़ ग्रो कर सकती है, वो चीज़ बढ़ सकती है, वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ये सारे लिविंग बींग्स और लिविंग के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि कोशिका कितने तरह की होती है, कोशिका में कितने तरह के, जैसे हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन हैं, ठीक है, क्या क्या हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, है ना। वैसे ही कोशिका के अंदर क्या क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में पूरा कवर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके बाद सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, ठीक है, चाहे वो गाय हो, डॉग हो, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर हमने देख लिया, तो वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। ये चीज़ लिखी हुई है। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी में भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। जीव कहते हैं जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने पूरे जो एक ब्लैंक स्लाइड है उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हिंदी में क्या होगा। पूरा वर्ड टू वर्ड क्लियर करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ हिंदी में। अगर मैं बात करूं प्रो की, ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव मतलब मैम, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। अगर आप इसको सर्च करोगे प्राचीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओल्ड, पुराना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से वर्ड लूँ कैरियोटिक, तो कैरियोटिक जो वर्ड है वो लिया गया है किससे, कैरियन से। कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। न्यूक्लियस हम किसको बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं। न्यूक्लियस वर्ड आप बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। इसका मतलब हम जनरली जब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में विभाजन अगर हमको करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो हम बोल देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। और अगर हम बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी है, हमको इसको अच्छे से याद रखना है। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। वहाँ बोलने का मतलब ये है कि वेल डेवलप्ड, यानी कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल का केंद्रक है उसके पास, आपको इसको ऐसे क्या करना है, याद रखना है कि उसके पास जैकेट नहीं होती। जैकेट मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता। वो सिर्फ एक सर्कुलर
सर्कुलर डीएनए की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो काय में आएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, सेल वॉल होगी, है ना। सेल वॉल आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अंदर वाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक बैक्टीरिया की, तो इसमें आपको इस तरीके से बिखरा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सर्कुलर, क्या, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि केंद्रक है ही नहीं, तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड कैसे होती है। इसका मतलब केंद्रक है, लेकिन वो वेल डिफाइंड, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये ऐसे होता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसी को सिंपल में बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। तो ये चीज़ कभी भी हमको याद नहीं रख, मतलब बोलना नहीं है, या फिर हमको ऐसे मेमोराइज नहीं करना है, ऐसे याद नहीं रखना है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस या केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको डिफरेंस के हिसाब से समझाऊं, यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब तो सभी जानते हैं, यानी कि सच्चा। सच्चा यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि इसका जो अभी मैंने बताया था, कैरियोटिक का मतलब कैरियन से लिया गया है, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड मतलब क्या बोल रहे हैं मैम, वेल डेवलप्ड मतलब अब भी बताते हैं। चलो हम अपनी एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन बन गई। अब मैं बना रही हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हम ब्लू से बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाला पार्ट जो है उसको मैं कलर करती हूँ। ठीक है, देखो अंदर वाले पार्ट को मैंने कलर कर दिया येलो कलर से। ठीक है, तो इसको मैं बोल रही हूँ क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा, अब हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। इसके पास इसकी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, इसकी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है आपके केंद्रक के अंदर जो पूरा बोलना चाहिए लिक्विड, यानी कि पानी समझ लो इसको, एक तरीके से याद रखने के लिए आसान रहेगा। क्योंकि अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस का मतलब कुछ चिपचिपा ऐसा पदार्थ बोल सकते हैं हम उसको, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को प्लस करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगी, अभी टेंशन नहीं लेना है। न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोल दिया, केंद्रक के आसपास या केंद्रक में जो आपको पूरा द्रव दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए अब हम एक बार इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको जो है न्यूक्लियस अलग तरीके से दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित नहीं होता, बिल्कुल उपस्थित होता है, लेकिन वो बिखरा हुआ एक सर्कुलर न्यूक्लियोइड की तरह हमें दिखाई देता है। उसके एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ले सकते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो उसके पास एक जैकेट वाला न्यूक्लियस है, जो कि हमारी सेल है, प्लांट की सेल है, तो ठीक है, उसको हम ये बोल सकते हैं। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास जैकेट नहीं है और हमारे पास जैकेट है, उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियस है उसके पास नहीं है, वो बस एक बिखरा हुआ स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। कहीं पर भी हिंदी मीडियम वालों को अगर दिक्कत जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुकोशिक और एक कोशिक, मतलब यूनिसेलुलर है ना, और साथ में मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल की बात हो रही है उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर, और अगर सॉरी यूनिसेलुलर बोलेंगे, और अगर मल्टी सेलुलर की बात हो रही है तो हम किसके, हम जनरली बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन हमको ये अच्छे से याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल तो यूनिसेलुलर होगी ही। ठीक है, लेकिन जो हमारी सेल है कौन सी, यूकैरियोटिक सेल, वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं यूकैरियोटिक में। देखो ये पॉइंट अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसको अच्छे से हम जनरली अभी तक जो हम डिफरेंस पढ़ते आए हैं वो यही पढ़ते आए हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक सेल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, और इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर होती है। ठीक, ये जो है यूकैरियोटिक वो दोनों हो सकती है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिका, तो वो जो है बहुकोशिकी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें अगर मैं यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बोलूँ तो वो आता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट ना तो एनिमल सेल में आते हैं ना तो प्लांट सेल में आते हैं, इनका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो हम देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का यूनिसेलुलर में। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कोशिका क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल। ठीक है, कहीं भी टर्मिनोलॉजी में अगर आपको लग रहा होगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। कोशिका जीवधारी, सबसे पहला पॉइंट ये चीज़ प्रूफ कर रहा है कि कोशिका एक्चुअल में हम किसको बोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। सबसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र अस्तित्व यापन, इसका मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सारी जो होती है सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बारे में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, जीवन की सभी आवश्यक कार्य करने के में ये सक्षम होते हैं। इसका मतलब जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी बॉडी में जो हो रही हैं उसके लिए ये सक्षम है, इनके पास ये क्षमता है। ठीक, कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। ये चीज़ बताई जा रही है कि बिना सेल के किसी का भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संचारात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है इस बारे में कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। कैसे, अब अगर मैं बात करूँ इस बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं ईंट की बात कर रही हूँ तो ये एक एक ईंट से जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक ईंट को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, हमारी बॉडी का एग्जाम्पल लो। बॉडी को क्या देखो, बॉडी को देखो बिल्डिंग की तरह, और बाकी जितनी भी ईंट है वो क्या है, सेल है। तो जितनी भी कोशिका हमारी पूरी बॉडी में है वो ईंट है, और आपकी जो इमारत है या आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी बॉडी है। उसी से क्या बनता है, फिर टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी पूरी बॉडी को जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, ठीक है, क्रियात्मक और क्या बोल रहा है, संचारात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देने में सेल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। ये हमको अच्छे से याद रखना है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या लिखा है, एंटन वैन ल्यूएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा। देखिए आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन नहीं, रॉबर्ट हुक, एक सेकेंड, रॉबर्ट हुक। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले जो शब्द सेल है उसको दिया था। ठीक है, किसने दिया था,
रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने जो पेड़ की छाल होती है उसमें जो है क्या बोल सकते हैं, सेल को ऑब्जर्व किया था, देखा था, और उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसके बारे में पूरा बताया था एक बुक में, जो कि छपा था किसमें, माइक्रोग्रेफिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, मतलब उन्होंने जो स्टडी करी थी माइक्रोस्कोप के अंडर, उस समय जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने एडवांस नहीं थे। तो अगर मैं बात करूं उस समय की, किस समय की, कि जब रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे सेल की, उन्होंने सेल को एक नाम दिया, उन्होंने एक जो पेड़ की छाल है उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी उनको ऐसा कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिखा जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, सेल, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ये चीज़ पब्लिश कहाँ करी, माइक्रोग्रेफिया में। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को बताया था, जिसके बारे में बताया था, वो एक डेड सेल थी, ठीक है, वो लिविंग सेल नहीं थी, वो एक मरी हुई सेल थी, डेड सेल थी। और उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया कि हमारी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ का पूरा वर्णन नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेल की तरह, और सेल वर्ड उन्होंने दिया था, ठीक। अब हम आते हैं एंटन वेन ल्यूएनहॉक की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एंटन वेन ल्यूएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया, ठीक है। इसमें ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, जो लिविंग सेल है, जीवित सेल है, जीवित कोशिका है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, एंटन वेन ल्यूएनहॉक ने, ठीक। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने एक मिनट, एंटन वेन ल्यूएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया। क्यों ऐसा लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि लिविंग सेल के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया, और बाकी जितने सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसका मैंने अभी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें, तो ये सब के बारे में भी किसने बताया, एंटन वेन ल्यूएनहॉक ने बताया, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, तो वो है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने एक डेड सेल के बारे में बताया था, सेल टर्म दिया था, सेल का जो पूरा वर्ड है वो देने वाले कौन है, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियस को दिया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। और यहाँ लिखा है सूक्ष्मदर्शी की खोज, वो बाद में इनके सुधार के बाद, जो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी वही सेम चीज़ बताई थी आपको। जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल के बारे में पढ़ाई की थी, तो उस समय जो माइक्रोस्कोप आते थे वो इतने डेवलप नहीं थे, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, अगर हम अभी की बात करें तो उसके बाद जब एंटन वेन ल्यूएनहॉक आए, ठीक है, उसके पहले जब इसमें एडवांसमेंट आया, मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर माइक्रोस्कोप है वो अभी भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इसमें एडवांसमेंट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब हमारे लिए ये चीज़ बहुत आसान हुई कि हम जितने भी जो छोटे छोटे हमको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स, और उसी के थ्रू हम क्या सारी चीज़ों के बारे में पढ़ पाए, ठीक। चलिए, इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप थे उसमें आप सेल को पूरी तरीके से बता नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक। देखिए, कोशिका का सिद्धांत दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सेल ओवरव्यू, क्या बोलते हैं, सेल ओवरव्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना होगा, स्लेडन और स्वैन की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल थ्योरी क्या बोलती है। चलिए, अब हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ, ठीक। एक मिनट, कि यहाँ पूरा पैराग्राफ में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। चलिए, आ जाइए। अगर मैं बात करूं सेल थ्योरी की,
तो सबसे पहले स्क्लेडन, ठीक है, स्वान, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। अब इसमें घबराना नहीं है, ये सब जो है ये साइंटिस्ट के नाम है। स्क्लेडन से आपको याद रखना है ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जितनी भी प्लांट सेल्स हैं वो, मतलब बोलना चाहिए जितने भी प्लांट हैं, जितने भी हमको पौधे दिखाई देते हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, वो सब काय से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और उसमें भी कौन सी सेल, यूकेरियोटिक सेल। तो इन्होंने किसके बारे में बताया कि प्लांट्स क्या है, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और इन्होंने बताया किसके बारे में, इन्होंने बताया एनिमल के बारे में। अब एनिमल का क्या था, एनिमल का बस यही सिंपल चीज़ कि अगर हमारी बॉडी की बात हो रही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमको दिखते हैं, चाहे वो स्मॉल से हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, अगर आप किसी भी एनिमल की बात कर रहे हो तो वो सारे ही एनिमल, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसी में होमोसेपियंस आते हैं। हमारा जो साइंटिफिक नाम है वो है होमोसेपियंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि स्वैन ने एक्चुअल में ये क्या बताया, तो स्वैन ने ये बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल थ्योरी में ये चीज़ बताई गई है। अब इनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, ये इतनी थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल है, जो नई सेल बन रही है, ठीक है, वो कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है। तो उसके बारे में किसने बताया था, उसके बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि जितनी भी पुरानी सेल्स हैं, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फिर हम पुरानी सेल बोल सकते हैं, जितनी भी सेल्स हैं उसी से जो है नई सेल की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ किसने बताई थी, ये चीज़ बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने ही क्या किया, इन दोनों की जो थ्योरी थी उसको पूरा मॉडिफाई किया, फिर से लिया, तो इन दोनों का साइंटिस्ट का नाम भी इसमें आ जाता है और इनका भी आ जाता है। तो इसको कलेक्टिवली पूरा मिलाकर सेल थ्योरी कहा जाता है, ठीक। चलिए अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी में वनस्पति वैज्ञानिक, मैं एक बार इसका मार्कर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, वैज्ञानिक, ठीक है। स्क्लेडन, मैं भी स्क्लेडन की बात कर रही हूँ। उन्होंने क्या बताया था, बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधे में ऊतकों का निर्माण, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतक मतलब क्या, टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारी अगर ढेर सारी कोशिकाओं को हम ऐसे मिला देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, ऊतक, ठीक। चलो, लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक मतलब जूलॉजिस्ट की बात हो रही है यहाँ। जूलॉजिस्ट मतलब किसकी बात, अभी मैंने बताया था स्वैन ने क्या बोला था, ने विभिन्न जंतु, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, जंतु कोशिकाओं, मैंने बोला इन्होंने एनिमल के बारे में बताया था, जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाएं के बाहर एक पतली परत मिलती है। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इन्होंने ये बोला कि हमारी जो हमारी एनिमल्स की सेल है उसके बाहर में एक परत हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जिसे आजकल जीव द्रव झिल्ली कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमको बहुत सारे इसके फंक्शंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। इस वैज्ञानिक के पादक ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है, ठीक है।
उपरोक्त आधार पर शॉन ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। जो कि मैंने आपको बताया कि जो जूलॉजिस्ट थे स्वॉन, उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, स्लेडन और स्वॉन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया इनने जो थ्योरी दी थी इसमें ये नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बन रही है, नई कोशिकाएं कैसे बन रही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का विभाजन होता है। यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण स्थित सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले से पाई जा रही हैं, या हम उनको ओल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर आगे देखूं, इन्होंने स्लाइडन स्वॉन की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्न, हाँ देखो मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वॉन और स्लेडन की थ्योरी को लेते हुए और अपना पॉइंट रखते हुए एक कलेक्टिव पूरी सेल थ्योरी दी, जो ये बताती है कि सभी जीव जंतु, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं, वो बने हैं आपकी सेल से। एक ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है जिसके बारे में एंटन वेन ल्यूएनहॉक ने बताया था। और उसके बाद उन्होंने ये मतलब पूरा क्लैरिफाई किया, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की कि जो रुडोल्फ विर्चो, उनका मेन पॉइंट क्या था कि जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो क्या है, पूर्ण स्थित कोशिकाओं से ही क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। डायग्राम बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। एक तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम और आपको दिखाऊंगी यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो सेल हमारे पास होती है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। केंद्रक में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब मैम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो बेटा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जब हम सेल का विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरीके से हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा जो अपीयरेंस है, हम बचपन में अलग दिखते थे, हमारी हाइट कम थी, फिर धीरे धीरे हमारा जो चेहरा है, फीचर्स हैं, वो बदलते जाते हैं। वैसे ही सेल डिवीजन एक समय आता है, सेल डिवाइड होती होती होती, उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। तो जो डिवीजन है वो तो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, लेकिन कौन से डिवीजन में, कौन से पार्ट में, जैसे अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ, आगे 4 साल बाद में अलग, मेरे फीचर्स अलग दिखेंगे। तो उसी तरह आपको याद रखना है कि सेल की जितनी भी फेसेस होते हैं, जो हम पढ़ते हैं G1 G2 फेस, मेटाफेस, इंटरफेस, इस सब में जो क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्रोमेटिन लिखा हुआ है, क्रोमेटिन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बात चल रही है इंटरफेस की, ठीक है, इंटरफेस की बात चल रही है। ये सारे टर्म्स तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है कि जो सेल डिवीजन कौन सा फेस चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल दिख रहे होंगे, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनल, जैसे हमारी बॉडी में है वैसे सेल के अंदर जो ऑर्गन है, कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसको हम सेलुलर ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक, उसके बाद में
ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के लिए फेमस होता है? हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। और कहाँ बनती है? इनर मेम्ब्रेन, उसकी जो अंदर वाली झिल्ली होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। जो झिल्ली है उसी को मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी है। ये जो है ये प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करती है। कैसे करती है ये हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, प्रोटीन बनता है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ मॉडिफिकेशन की, अगर मैंने एक बहुत अच्छा बोलना चाहिए चॉकलेट बना दी, तो चॉकलेट को पूरा रैप करना, उसको अच्छे से सजाना तरीके से और किसी को गिफ्ट करना अच्छे से, तो वो काम किसका है? वो है गोल्जी बॉडी का, मॉडिफिकेशन करती है वो, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? यहाँ लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो दो टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे। तो जो इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे हैं कोशिका के अंदर, वो सब यूकैरियोटिक में होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक किस तरह से होती है, ठीक। चलिए आ जाइए। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जितने भी, इसका डायग्राम जो है, एक मिनट, देखिए जितने भी हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गन्स, उसका मैं आपको एक एक डायग्राम बताते जाऊंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है वो, एक मिनट मैं एक बार और चेक करती हूँ, आई होप मिल जाए, क्योंकि मैंने इसको लगा के रखा था। रुक जाइए, मैं आपको सीलिया और फ्लैजेला में दिखाती हूँ उसको, ठीक है। चलिए देखिए, जो सीलिया और फ्लैजेला होता है ना, वो एक्चुअल में इसमें आएगा। सीलिया और जो फ्लैजेला होता है वो देखिए ये आ गई, ये आ गई आपकी कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, है ना, देखिए एक मिनट, हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर मैं वाइट बोर्ड पे बना, देखो क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है, वाइट बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए इसमें सबसे पहले मैंने एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक। ये हम क्या बना रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हमने यूकैरियोटिक सेल में ये देखा कि यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन है, सेलुलर ऑर्गेनल इन्हें हम कहते हैं। वो सब इसमें नहीं होते। इसमें हमको एक क्या दिखेगा? आपको सर्कुलर डीएनए दिखेगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो आपके झिल्ली बोलते हैं, जिसको मेम्ब्रेन को झिल्ली बोला जाता है ना, तो वही चीज़ इसमें होती है जो आपके यूकैरियोटिक में भी होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? इसमें आपको राइबोसोम दिखाई देगा, ठीक है। राइबोसोम इसमें कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है, ठीक। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। इसमें आपको लाइसोसोम दिखाई देंगे, ठीक। लाइसोसोम क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर जो पूरा क्या भरा हुआ है, ये आपको मटेरियल दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ बैक्टीरिया में ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। और सीलिया जो है वो मूवमेंट में मदद करते हैं, आपको चलने में, किसको, बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर फ्लैजिला की बात करूँ तो वो भी मूवमेंट में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अभी हमारा जो काम है वो ये है कि हम सेल को पूरी तरीके से क्लियर करें। ठीक है, तो ये पूरा सेल का एक मैंने आउटलाइन बताई है, अभी सिर्फ पूरा डायग्राम नहीं बताया। मैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत अच्छा डायग्राम लेके आऊँगी, वो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। चलिए अब हम देखते हैं हमारी किसकी तरफ बढ़ते हैं हम, जो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। और जितनी भी चीज़ें मैं मतलब आपके सामने देखो पीडीएफ है, आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे उसके बिना काम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी, हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोशिका, ठीक है, कोशिका या सेल क्या होती है। अगर हम किसी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ सेल प्रेजेंट है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये लिविंग वर्ल्ड में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोशिका क्या है, सेल क्या होती है, तो वो भी हमने देखा कि सेल, अब सबसे पहला पॉइंट इसमें यह था कि सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र अस्तित्व यापन, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी में, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए यही है रिस्पॉन्सिबल, इसी के वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि कोशिका जिस चीज़ में नहीं होती उसे हम लिविंग नहीं मानते, जीवित नहीं मानते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आज, है ना। और हमने देखा कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी है, स्क्लेडन ने दिया है, किस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्क्वान ने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और हमने ये देखा कि रुडोल्फ विर्चो ने इनकी थ्योरी को पूरा मॉडिफाई किया और ये बताया कि जितनी भी पुरानी सेल्स हैं वो मतलब जितनी भी नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब आपकी जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से नई सेल्स बन रही हैं। और हमने ये देखा कि एंटन वेन ल्यूएनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली लिविंग सेल का क्या किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। और उसके बाद सबसे पहले जिन्होंने बताया था सेल के बारे में वो कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था, लेकिन उन्होंने जिस सेल के बारे में बताया था वो कैसी थी, वो थी आपकी डेड सेल। और उन्होंने एक किसमें, पेड़ की छाल में इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, डिस्कवरी देखी, सेल थ्योरी देखी, सेल क्या होता है ये देखा, सेल को हम सेल लिविंग में क्यों कंसिडर करते हैं, लिविंग में इतना ज़्यादा उसका क्यों इम्पॉर्टेंट है, रोल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पूरी कवर करी हैं, इसके आपको नोट्स बनाना है। अब आगे धीरे धीरे करके हम डिटेल में बढ़ेंगे। जिस बच्चे को भी कोई भी दिक्कत हो रही है टर्मिनोलॉजी में वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। कीप वॉचिंग इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।